मैं जितेंद्र कुमार अधिवक्ता सिविल कोर्ट गढ़वा भूमि संबंधी विधियां के अंतर्गत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की एपिसोड 3 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एपिसोड 1 में 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज़ों का झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में आगमन से लेकर सर्वे तक एवं एपिसोड 2 में सर्वे के समय सामाजिक व राजस्व संबंधी व्यवस्था को हम लोगों ने देखा है। एपिसोड 3 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की धारा 5 के अनुसार तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने 29 अक्टूबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर अपनी सहमति प्रदान दी, जिसे 11 नवंबर 1908 को कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया। यानी कि 11 नवंबर 1908 से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम छोटा नागपुर के इलाके में लागू हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू करके जो अधिनियम लागू होने से पूर्व में छोटा नागपुर के इलाके में काश्तकारों और रैयतों के अधिकार को सुरक्षित करते हुए मध्यवर्ती जमींदार के कार्य और उनके अधिकार को भी नियंत्रित किया गया। जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व भूमि कर के अलावे भी यहाँ के काश्तकारों को, यहाँ के रैयतों को अन्य कर देना पड़ता था। जो अन्य कर को अब्बास के रूप में कहा जाता था। जैसे दशहरा के समय में एक रैयत को, एक जागीरदार, एक जमींदार को 3 रुपये टैक्स के रूप में देना पड़ता था। एक दशहरा पूजे का 1 रुपया टैक्स, सलामी बबुआन 1 रुपया टैक्स और सलामी ठकुराई के नाम पर, यानी महल में जो पूजा होता था उसके नाम पर 1 रुपया टैक्स, यानी दशहरा के समय में एक रैयत को 3 रुपये टैक्स देना पड़ता था। जमींदार जागीरदार के घर में बेटा या बेटी के जन्म लेने पर मुख्य देखी टैक्स के रूप में 1 रुपया देना पड़ता था। या जमींदार जागीरदार के घर में किसी भी सदस्य का मृत्यु हो जाए तो उस पर भी 1 रुपया टैक्स जनता को देना पड़ता था। इस तरह के जो अमानवीय कर थी, इसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू करके समाप्त कर दिया गया। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूमि कानून के रूप में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्रांतिकारी कार्य था, जो एक भारी बदलाव भूमि संबंधी का व्यवस्था में लाया। CNT एक्ट के अंतर्गत कुल 17 अध्याय, 271 धारा एवं 2 अनुसूची है। आज हम लोग अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1 से लेकर 3 तक की चर्चा करेंगे। धारा 1 की उपधारा 1 में यह कहा गया है कि यह अधिनियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहा जाएगा। धारा 1 के उपधारा 2 में इसका विस्तार के संदर्भ में बताया गया है। इसका विस्तार छोटा नागपुर डिवीजन में है। जिस समय यह CNT एक्ट का कानून आया था, उस समय जो छोटा नागपुर डिवीजन था उसमें आज 4 प्रमंडल बन चुके हैं। पलामू प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो इलाका उस समय छोटा नागपुर डिवीजन में पड़ता था। तो इन
डिवीज़न में, छोटा नागपुर डिवीज़न में यह काश्तकारी अधिनियम लागू था। जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तो उस समय जो बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 1884 और बाद में बिहार उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922 के जरिए जो इलाका अधिसूचित थे, जो इलाका नोटिफाइड थे, जो इलाका नगरपालिका के रूप में बनाए गए थे, उन इलाका में यह कानून लागू नहीं था। और मानभूम जिला में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 22 नवंबर 1909 को लागू हुआ। उपधारा 2 में, धारा 1 की उपधारा 2 में 1980 में, यानी 4 मार्च 1980 को बिहार सरकार के राज्यपाल के जरिए एक अध्यादेश लाकर यह कानून बनाया गया कि छोटा नागपुर के इलाके में जो नगरपालिका क्षेत्र अधिसूचित हैं, जो नोटिफाइड इलाका है, इन इलाका में भी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होगा, लागू होगा। तो पहली बार नगरपालिका क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के इलाके में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 4 मार्च 1980 से लागू है, प्रभावी है। जिसे कि एक्ट 45 के जरिए 1982 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में इसको बाजाबता अधिनियम में जोड़ दिया गया, बना दिया गया। धारा 2 को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि शुरू में जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना था तो उसके अंतर्गत समझिए कि जो अनुसूचित इलाके थे, अनुसूची अ के अंतर्गत अनुसूची ब में पढ़ते थे, उनके संदर्भ में लिखा गया था, जो आज के समय में इसे समाप्त कर दिया गया है। धारा 3 में परिभाषाएं के बारे में दिया गया है, परिभाषा है। तो परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ खास शब्द के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसमें जो परिभाषा दी गई है तो इसमें एग्रीकल्चरल ईयर यानी कृषि वर्ष के संदर्भ में बातें की गई है। लोकल एरिया में जो प्रचलित हो प्रथा या जो राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन करके जरिए जो डेट घोषित किया गया हो, और जहाँ का भूस्वामी सरकार हो, वहाँ 1 अप्रैल को एग्रीकल्चरल वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, यानी अप्रैल से कृषि वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, भूगुत बंधक मोर्गेज। भूगुत बंधक जो मोर्गेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। और इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत जो है काश्तकार अपनी काश्तकारी हित का हस्तांतरण करता है। उदाहरण के तौर पर यदि राम अपनी भूमि श्याम के पास 5,000 रुपया में भूगुत बंधा बंधक रखता है, तो श्याम राम की भूमि से जो फसल होगा बंधक काल के लिए, तो उसी से अपना ऋण चुकता करेगा। और बंधक का काल समाप्त होने के बाद वह राम के पास पुनः वापस चला जाएगा। यानी कि भूगुत बंधा बंधक में जमीन का हस्तांतरण नहीं होता था, यह केवल रैयत जो काश्तकारी इंटरेस्ट थी, हित था, उसी का ट्रांसफर होता था। और जमीन जो भूगुत बंधा बंधक के अंतर्गत किसी व्यक्ति से व्यक्ति का अगर बंधक होता था तो वह अधिकतम 7 साल का हो सकता था, और किसी रजिस्टर्ड बैंक के जरिए, सोसाइटी के जरिए अगर बंधक रखा जाता था तो वह 15 साल तक का हो सकता था, इससे अधिक का नहीं हो सकता था। फिर हम लोग देखेंगे कि कोड़कर के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि कोड़कर जो है कि जो जमीन खेती लायक नहीं है
उस ज़मीन को मेहनत करके रैयत खेती लायक बनाता था, कोड़कर उसको जो है उपजाऊ बनाता था, तो इसे कोड़कर कहा जाता है। और झारखंड के छोटा नागपुर के विभिन्न इलाकाओं में कोड़कर को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे रांची जिला में कोड़कर या बहावाला, हजारीबाग जिला में खंडवत, मानभूम जिला में जलसान या एरिट के रूप में जाना जाता है। जनरली सामान्यतः जो कोड़कर ज़मीन रैयतों को बंदोबस्त की जाती थी वह 5 साल तक रेंट फ्री होता था। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि किसी भी ज़मीन को कोड़कर बनाने का अधिकार केवल काश्तकारों की थी, रैयत को थी। लैंडलॉर्ड किसी भी ज़मीन को कोड़कर नहीं बना सकते थे। यह स्पष्ट रूप से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत ये बातें लिखी हुई है। फिर इसमें आता है स्टेट संपदा, संपत्ति। विधि द्वारा स्थापित तत्कालीन कानून के अंतर्गत किसी भी सरकार के रजिस्टर्ड में जिस संपत्ति की चर्चा होती थी वह स्टेट कहलाता था। या ऐसा संपत्ति भी हो सकता है जो रेवेन्यू पेइंग लैंड्स हो या रेवेन्यू फ्री लैंड्स हो, ऐसा भी स्टेट संपदा इसमें शामिल हो सकता है। इसके अंतर्गत अगर किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं भी है तो सरकार का खास महाल जमीन भी स्टेट के अंतर्गत आता है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण शब्द है लैंडलॉर्ड, इसको लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो इस संदर्भ में जो CNT एक्ट के प्रावधान हैं धारा 3(14) में लैंडलॉर्ड को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लैंडलॉर्ड का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत कुछ टेनेंट रहते हों और इसमें सरकार भी शामिल है। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे बड़ा भूस्वामी, सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के अंतर्गत टेन्योर होल्डर होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं और उनके अंतर्गत सब टेन्योर होल्डर होते हैं और उनके अंतर्गत रैयत और रैयत के अंतर्गत दर रैयत होते थे। यानी कि दर रैयत के लिए लैंडलॉर्ड कौन होगा तो रैयत होगा, रैयत के लिए लैंडलॉर्ड कौन होगा तो सब टेन्योर होल्डर होगा और सब टेन्योर होल्डर के लिए लैंडलॉर्ड कौन होगा तो टेन्योर होल्डर होगा और टेन्योर होल्डर के लिए लैंडलॉर्ड कौन होगा तो गवर्नमेंट होगा। यानी कि मुख्य लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण है विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन किसे कहा जाएगा तो विलेज माने गांव का मुखिया, गांव का प्रधान जो होता था। इसके अंतर्गत किसी एक गांव का प्रधान हो या बहुत से गांवों के ग्रुप के मिलाकर प्रधान हो, जिसे कि झारखंड के इलाके में हम लोग मानकी, प्रधान, माझी, महतो इन सब नामों से जानते हैं। जो गांव के मुखिया होते थे उनका ये शब्द है। और इसके अंतर्गत ठेकेदार और जागीरदार भी विलेज हेडमैन के रूप में जाने जाते हैं। आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।